गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड वलय आकार के निर्धारण के बारे में। देखिए, वलय मोनोसैकेराइडों के वलय के आकार का निर्धारण दो विधियों के द्वारा किया जाता है। एक है मैथिलीकरण की विधि, मैथिलीकरण विधि, और दूसरी है पर आयोडिक विधि, पर आयोडिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण। इन दो विधियों के द्वारा अपन वलय आकार का निर्धारण करेंगे। अपन को पता है एक ऑक्सीजन परमाणु युक्त 6 सदस्यों के विषम चक्रीय यौगिक को पाइरेन कहा जाता है, जैसे CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH 6 मेंबर रिंग ऑक्सीजन युक्त, इसको कहा जाता है पाइरेन। और 5 मेंबर्ड जो रिंग होती है डबल बॉन्ड CH, इसको कहा जाता है फ्यूरेन। अब जो अपना ग्लूकोज होता है, या मैं बोलूं जो अपने मोनोसैकेराइड हैं, उनमें कौन सी वलय आकार होगा, कौन सी वलय का कौन सा आकार होगा, 6 मेंबर्ड होगा, 5 मेंबर्ड होगा। इसको ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक है मैथिलीकरण विधि और एक है पर आयोडिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण। चलिए, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ मैथिलीकरण विधि की। इस विधि में यौगिक का पूर्ण मैथिलीकरण करवाया जाता है और उसके बाद जल अपघटन करके उत्पाद का ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण उत्पाद के विश्लेषण से वलय के आकार का पता चलता है। अब देखिए, इसकी मैकेनिज्म देखिए, एक बार मैं आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ। देखिए मैकेनिज्म, सबसे पहले देखिए अपन ने यहाँ पे इसके हेमी एसिटेल बनाए हैं ग्लूकोज के। एक अपन ने बनाया है 4 कार्बन के साथ में और इसमें अपन ने बनाया है 5 नंबर कार्बन के साथ में। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। 4 तो है अपने कार्बन, एक है ऑक्सीजन, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बनेगी। जबकि यहाँ पे अपन ने 5वें नंबर के कार्बन के अल्कोहल के साथ में हेमी एसिटेल बनाया है, तो यहाँ पे 5 मेरे कार्बन हैं और एक ऑक्सीजन। ये हो गया मेरा 6 मेंबर। क्लियर? तो ये हो गया मेरा डी ग्लूको, क्योंकि ये 5 मेंबर रिंग है जिसको अपन ने क्या बोला था, फ्यूरेन, तो इसको मैं बोलूंगी ग्लूकोफ्यूरेनोज और इसको मैं बोलूंगी ग्लूकोपाइरेनोज, क्योंकि यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है और 6 मेंबर रिंग को अपन ने क्या बोला था, पाइरेन। क्लियर? अब देखिए इसकी अभिक्रिया मैंने किसके साथ में करवाई है, मैथिल अल्कोहल प्लस HCl, दोनों की अभिक्रिया जब करवाई तो यहाँ पे देखिए ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल यहाँ कौन सा इसका क्या बन गया, अल्कोहल से किस में कन्वर्ट हो गया, ईथर में, और ये बन गया मैथिल डी ग्लूकोफ्यूरेनोसाइड। और सेम एज इधर बोलो क्या बन जाएगा, मैथिल डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड। फिर इसकी अभिक्रिया करवा दी डाईमेथिल सल्फेट के साथ में, तो जितने भी मेरे OH ग्रुप थे वहां पे कौन हो गया, OCH3। और अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो ये हो गया मैथिल, पहले से ही हुआ मैथिल टेट्रा मैथिल डी ग्लूकोफ्यूरेनोसाइड, और यहाँ पे देखना क्या हो गया, मैथिल टेट्रा मैथिल डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड। क्लियर? फिर इसकी फर्दर अभिक्रिया अपन को किसके साथ में करवानी है, डाइल्यूट HCl के साथ। जैसे ही आप डाइल्यूट HCl के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, देखिए जो ये वाला मेरा मैथिल ग्रुप था, वापस ये किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहलिक ग्रुप में, और ये मेरा अब ये बन गया टेट्रा मैथिल डी ग्लूकोफ्यूरेनोज, और इधर बन गया टेट्रा मैथिल डी ग्लूकोपाइरेनोज। अब इसका मैंने क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्डिहाइड में, और ये देखिए बन गया 2 3 5 6 टेट्रा मैथिल ग्लूकोज, और ये बन गया 2 3 4 6, यहाँ था 5 6, यहाँ बन गया 4 6 टेट्रा मैथिल ग्लूकोज। अब देखिए ग्लूकोज बनने के बाद में इसका अपन ने फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया, तो ये CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में। क्लियर? यहाँ पे भी ये CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, बोलो COOH में। ठीक है? और जब ये COOH में हो गया तो मैंने इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया है, और फर्दर ऑक्सीडेशन में देखिए ये बॉन्ड ब्रेक
और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक, जहां से कार्बोनाइल है वहां से बॉन्ड का ब्रेक हो गया। और ब्रेक होने के बाद में देखिए यहाँ पे बन गया 1 2 3 एंड 4 कार्बन का एसिड। देखिए ये है 2 3 ऑर्थो ओ डाईमेथिल। ओ डाईमेथिल का मतलब हो गया कि OCH3 से जुड़ा हुआ है टार्ट्रिक एसिड। और यहाँ पे कितने कार्बन का बन गया, यहाँ पे 5 कार्बन का बनेगा, 1 2 3 4 एंड 5। इसको बोलेंगे जाइलो ट्राइमेथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड। तो आप ये पूरी मैकेनिज्म ध्यान रखेंगे। अपन ने यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बनाई है, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनाई है। पहले अभिक्रिया करवाएंगे मैथिल अल्कोहल और HCl के साथ में, फिर इसकी अभिक्रिया करवाएंगे डाइमेथिल सल्फेट के साथ में, फिर अभिक्रिया करवाएंगे डाइल्यूट HCl के साथ में, फिर इसका करवाएंगे ऑक्सीकरण, फिर अपन क्या करवाएंगे ऑक्सीकरण, और फिर अपन को क्या करवाना है ऑक्सीकरण। जब अपन ने ऑक्सीकरण करवाया तो एक जहां पे 5 मेंबर रिंग थी वहां पे मिलेगा 2 3 ऑर्थो डाइमेथिल टार्ट्रिक एसिड, यहाँ मिलेगा जाइलो ट्राइमेथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड। तो अब देखिए जब ग्लूकोज को यदि 5 सदस्यों वाली विलय होती ग्लूकोज में, तो फिर उपयुक्त अभिक्रिया के प्रक्रम के बाद 2 3 ओ डाइमेथिल टार्ट्रिक अम्ल की प्राप्ति होती, लेकिन वास्तव में उसकी प्राप्ति नहीं होती, जाइलो ट्राइमेथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड की प्राप्ति होती है। इसका मतलब ग्लूकोज कितने मेंबर 6 मेंबर सदस्यों वाली रिंग होती है, और वो अपन ने पहले भी देखा था। एक बार मैं दोबारा बना देती हूँ। देखिए OH और ये अपना हो गया ये, और ये बोलो क्या हो गया CH2OH। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे। अब ये मैंने आप लोगों के सामने कौन सा वाला ग्लूकोज बनाया है, अल्फा ग्लूकोज। क्लियर? देखिए अल्फा ग्लूकोज। अगर ये OH इधर की साइड में होगा तो बोलो इसको क्या बोलेंगे, बीटा ग्लूकोज। तो ये तो हो गई अपनी, बोलो कौन सी वाली विधि, ये अपनी विधि थी मैथिलीकरण विधि। अब दूसरी विधि की मैं बात कर लेती हूँ, जो अपन ने कहा था पर आयोडिक अम्ल की विधि। और ये पर आयोडिक एसिड देखो क्या होता है HiO4। क्लियर? अब देखिए सबसे पहला स्टेप अपन को वही करना है। यहाँ पे देखिए अपन को बनाना है मैथिल डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड, और वो कहाँ से बनाया अपन ने, एक बार मैं दोबारा लिख देती हूँ। देखिए CHOH COH H CHOH और C। यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ 5 मेंबर रिंग, COH H CH2OH 5 मेंबर रिंग बनाई है। और एक बार मैं कितने मेंबर रिंग बना लेती हूँ, एक बार मैं बना लेती हूँ 6 मेंबर रिंग। देखिए OH H COH H COH H CH, और ये मेरी बन गई 6 मेंबर रिंग, और ये है CH2OH। इसको बोलते हैं डी ग्लूकोफ्यूरेनोज, क्योंकि 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है, इसलिए अपन इसको बोलेंगे डी ग्लूकोपाइरेनोज। अब इन दोनों की अभिक्रिया किसके साथ में करवानी है, मैथिल अल्कोहल और HCl के साथ में। इसकी अभिक्रिया भी मैथिल अल्कोहल और HCl के साथ में करवाएंगे। तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा CHOCH3 COH H CHOH C H, और ये देखिए 5 मेंबर रिंग, और ये बनेगा COH H, और ये है CH2OH। और अब इसको अपन बोलेंगे मैथिल डी ग्लूकोफ्यूरेनोसाइड। और यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा CHOCH3 COH H CHOH COH H। यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनानी है अपन को। तो देखिए HCH2OH, और इसको बोलूंगी मैं मैथिल डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड, क्योंकि यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पे कितने मेंबर रिंग है 5 मेंबर रिंग।
अब देखिए इसके बाद में पर आयोडिक एसिड के साथ इनकी अभिक्रिया करवाएंगे। जब आप इसकी अभिक्रिया पर आयोडिक एसिड के साथ करवाएंगे HiO4 के साथ में, तो देखिए यहाँ पे विदलन होगा। विदलन देखिए, यहाँ पे विदलन हुआ ये, और यहाँ पे विदलन देखिए, सॉरी, विदलन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा ये एंड ये सेकेंडरी अल्कोहल का, ये एंड ये होगा। और यहाँ पे विदलन देखिए, मैं आप लोग विदलन को मैं इससे दिखा देती हूँ। देखिए पैरायोडिक एसिड बॉन्ड का विदलन करता है, देखिए और अब मैं यहाँ पे विदलन और शो कर देती हूँ, देखिए और जब आप ये विदलन करेंगे तो देखिए ये है पायरेनोसाइड, यहाँ पे जो होता है वो बनता है फॉर्मिक एसिड। देखिए यहाँ से तो अल्कोहल तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में, CHOCH3, और ये वाला भी किस में कन्वर्ट होगा, CHO, ये हो गया CH एंड CH2OH, और साथ में बनेगा फॉर्मिक एसिड। और यहाँ पे देखिए जब आप फ्यूरेनोसाइड का विदलन करवाएंगे तो यहाँ पे बनेगा CHOCH3, CHO, CHOCH, CHO, और साथ में अपन को मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब अपन ग्लूकोफ्यूरेनोसाइड का पैरायोडिक एसिड की प्रेजेंस में विदलन करवाते हैं तो यहाँ पे अपन को क्या मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड। जबकि अगर पायरेनोसाइड का आप लोग विदलन करवाते हो तो यहाँ पे अपन को मिलता है फॉर्मिक एसिड। क्लियर। और एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो पर आयोडिक एसिड होता है HiO4, ये एल्कोहलिक जो ग्रुप होते हैं उनका विदलन करता है, या मैं बोलूं यहाँ पे जैसे देखिए सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका विदलन किया, यहाँ पे जैसे इसका विदलन, ठीक है ना, अल्कोहल जो होते हैं उनका विदलन करते हैं। तो अब आपको ये विदलन समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे बनेगा फॉर्मिक एसिड। तो जब अपन पर आयोडिक एसिड की प्रेजेंस के द्वारा ये विदलन करवाते हैं तो अपन देखते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड कब बनेगा, जब कितने मेंबर रिंग होगी, 6 मेंबर रिंग। इसका मतलब जो ग्लूकोज होता है वो फ्यूरेनोज रिंग के रूप में नहीं, कौन सी रिंग में होता है, पायरेनोज। क्लियर, ध्यान रख लेंगे। अब आगे देखिए, इतने ये इसके द्वारा इसके रिंग का निर्धारण हो गया कि 6 मेंबर रिंग बनेगी। और अब देखिए 6 मेंबर रिंग जब बनेगी, ग्लूकोज की 6 सदस्यों वाली वलय युक्त पायरेनोज संरचना होती है। और इस संरचना को अपन क्या बोलते हैं, हेमी एसीटेट। और हावर्थ ने इन्हें दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए प्रक्षेपण सूत्र दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं हावर्थ सूत्र, हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र। और अब देखिए वो कैसे बनेगा, मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ। मैं दोनों ले लेती हूँ, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ अल्फा ग्लूकोज की। आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। और यहां से देखिए अपन को पता है हेमी एसीटेल बनते हैं, और OH अगर दाईं तरफ है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा ग्लूकोज। अब इसकी मैं हावर्थ सूत्र बना रही हूं। देखिए अपन को 6 मेंबर रिंग लेनी है जिसमें कौन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन। क्लियर। अब मैं इसकी नंबरिंग कर देती हूँ, 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, और ये ऑक्सीजन मेरा हो गया 6 मेंबर रिंग। क्लियर। अब देखिए
इसके जस्ट पास वाला कार्बन, इसको मैं बोलूंगी 1 2 3 4 5। क्लियर। अब देखिए नंबर 1 कार्बन की बात करती हूं तो आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, जब आप इसका हावर्थ सूत्र लिखेंगे तो जो जैसे एच ओ एच मेरे राइट हैंड साइड पे हैं उनको हमेशा नीचे लिखा जाता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो देखिए इधर नीचे कौन आएगा, ओ एच, ऊपर कौन होगा, एच। सेकंड नंबर वाले पे देखिए ओ एच नीचे और एच ऊपर। अब थर्ड वाले पे देखिए, थर्ड वाले कार्बन पे नीचे कौन आएगा, एच, कौन होगा, ओ एच। फिर देखिए कौन आएगा, ओ एच, एच, और ये देखिए ये इधर, तो ये होगा CH2OH एंड H। तो ये मेरे पास में HOH, HOH, OHH, HOH, CH2OH एंड H। अब इसको आप ध्यान रखेंगे कि जो दाईं तरफ होंगे उन ग्रुप्स को मुझे नीचे लिखना है। ये अल्फा ग्लूकोज का मेरे पास में क्या बन गया, हावर्थ सूत्र। और अब देखिए मैं इसी में बीटा ग्लूकोज का और बना देती हूँ। बीटा में अपन को पता है अल्फा बीटा एक दूसरे के एनएमर होते हैं। नंबर 1 वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, चेंज। तो मैं यहाँ पे दिखा दूं कि बीटा में नंबर 1 वाले पे ये हो जाएगा OH एंड H और बाकी सारा सेम टू सेम। क्लियर। केवल मैंने जो एनामेरिक फर्स्ट कार्बन है उसका विन्यास आपको दिखा दिया। ये जब करोगे तो ये क्या बनेगा, बीटा। नीचे का सेम टू सेम रहेगा, इसलिए मैंने नहीं करा। अब जब इसका सूत्र लिखेंगे, हावर्थ सूत्र, तो देखिए कैसे लिखेंगे। अब अपन को पता है, एक तरीका तो है कि अगर आपको अल्फा का पता है तो बीटा का लिख सकते हो। अपन को पता है अपने को नंबर 1 कार्बन पे चेंज करना है, तो जब ये OH इधर गया तो H इधर आ गया। अब H कहाँ पे आएगा बोलो, नीचे, और OH कहाँ पे आएगा, ऊपर। बाकी सब सेम टू सेम, H OH OH H H OH CH2OH एंड H। तो ध्यान रखेंगे, ये देखिए ये मेरे एनामेरिक कार्बन नंबर 1 कार्बन, ये भी नंबर 1 कार्बन, और देखिए इनका विन्यास आपको चेंज नजर आ गया होगा। और ये मेरा है, बोलो कौन, अल्फा ग्लूकोज, और ये बोलो कौन है, बीटा ग्लूकोज। और जब नंबर 1 कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज होता है तो उसको अपन बोलो क्या बोलते हैं, एनामॉस। क्लियर। तो इनका हावर्थ सूत्र पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे मैंने किस तरीके से लिखा है। ठीक है। अब देखिए एक इनका निरूपण होता है। हावर्थ सूत्र लिखने के बाद देखिए अब अपन को पता है ग्लूकोपाइरेनोज में COC के बीच का बंध कोण 111 डिग्री का होता है, जो कि चतुष्फलकीय कोण 109 डिग्री 5 मिनट के बहुत ही निकट होता है। अतः इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन वलय से। साइक्लोहेक्सेन वलय के 2 रूप होते हैं, एक होता है चेयर फॉर्म और एक होता है बॉट फॉर्म। लेकिन अपन को पता है इसमें से चेयर फॉर्म बोलो क्या होता है, अधिक स्थायी। क्लियर। और अधिक स्थायी होता है, इसीलिए अपन पायरेनोज संरचना के लिए भी स्थायी चेयर कन्फर्मेशन बनाएंगे। अब देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ बीटा ग्लूकोपाइरेनोज की। देखिए एक बात आप ध्यान रखेंगे, 1 2 अगर सिस है चेयर फॉर्म में, उसका मतलब होता है एक्सियल इक्वेटोरियल। ट्रांस का मतलब होता है एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। क्लियर। अभी समझाऊंगी ये बातें। 1 3 सिस का मतलब होता है एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, और ट्रांस का मतलब होता है एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, या इक्वेटोरियल एक्सियल। और 1 4 सिस जो होता है वो होता है एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल, और ट्रांस का मतलब होता है एक्सियल एक्सियल और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अभी मैं आप लोगों के सामने बीटा ग्लूकोज के लिए उसके चेयर फॉर्म बना रही हूँ। देखिए सबसे पहले बीटा के लिए आप लोगों को पता है हावर्थ फॉर्मूला, जो सूत्र अभी अपन ने लिखा था, मैं एक बार दोबारा लिख लेती हूँ। देखिए बीटा के लिए अपन ने कहा था OH और ये क्या है, H। फिर यहाँ पे कौन आएगा, OH H, यहाँ पे कौन है अपने OH H, और ये हो गया H OH CH2OH एंड H। ये बीटा के लिए मैंने लिखा है हावर्थ सूत्र। क्लियर। हावर्थ सूत्र अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा था, अब सब लोगों को पता भी है। देखिए हावर्थ सूत्र लिखा। अब देखिए इससे मुझे इसकी बनानी है कौन सी वाली,
इसका मुझे बनाना है चेयर फॉर्म। और चेयर फॉर्म में देखिए मैं बनाती हूँ ये देखिए मैं इसकी चेयर फॉर्म बना रही हूँ आप लोगों के सामने। नंबरिंग मैं कर देती हूँ, ये 1, ये 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर। और एक मेरा कौन है बोलो, ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के जस्ट पास वाले कार्बन को मैं नंबर 1 दे देती हूँ। ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये बोलो 5 और ऑक्सीजन हो गया 6। क्लियर। अब देखिए इसको मुझे बनाने के लिए देखिए मैं क्या कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बल्कि ग्रुप जो है मेरा, उसको अपन जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं तो वो स्टेबल होता है। वो क्यों होता है अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बल्कि ग्रुप कौन है, OH। इस OH को बोलो मैं कहाँ रख देती हूँ, इक्वेटोरियल पे। तो फिर देखना मेरा H बोलो कहाँ पे आ जाएगा, एक्सियल पे। क्लियर। अब देखिए आप लोगों को एक्सियल इक्वेटोरियल पता होनी चाहिए। अब एक्सियल, यहाँ एक्सियल, चलो मैं एक बार लगा देती हूँ एक्सियल, ये एक्सियल, ये एक्सियल, ये एक्सियल। और जो रिमेनिंग पोजीशन है वो मेरी है इक्वेटोरियल। ये इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, ये मेरी बोलो क्या है, इक्वेटोरियल। ये भी मेरी क्या है, इक्वेटोरियल। सॉरी, ठीक है। अब आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको मैं इक्वेटोरियल को, इसको भी मैं ऐसे ही डिनोट कर देती हूँ। चलो अब देखिए, अब नंबर 2 वाले कार्बन का देखना है मुझे। नंबर 2 वाले कार्बन पे देखिए OH ऊपर और इधर OH नीचे, एक दूसरे के क्या हो गए, ट्रांस। और 1-2 ट्रांस का मतलब बताओ क्या होता है। 1-2 ट्रांस का मतलब होता है एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। इसका मतलब अगर आपने इस OH को इक्वेटोरियल पे रखा है तो इस OH को भी आपको कहाँ पे रखना पड़ेगा, इक्वेटोरियल पे। क्लियर। तो यहाँ कौन आ जाएगा बोलो, H। क्लियर। अब देखिए 1 के रेस्पेक्ट में नंबर 3 को चेक करो, OH OH सेम साइड, इसका मतलब कैसे हो गए, सिस। और 1-3 सिस बताओ क्या होता है, एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो अभी अपन ने चूंकि इक्वेटोरियल पे रखा हुआ है इस OH को, तो 1 2 3 पे भी बोलो OH को कहाँ रखेंगे, सिस का मतलब इक्वेटोरियल। क्लियर। अब देखिए ये हो गया 1 और 4। 1 और 4 के रेस्पेक्ट में देखें, 1 और 4 में दोनों एक दूसरे के ट्रांस हो गए, ऊपर और नीचे। और 1-4 में ट्रांस बोलो क्या होता है, एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो 1 पे अपन ने OH बल्कि ग्रुप को कहाँ पे रखा था, इक्वेटोरियल पे। तो यहाँ पे भी अपन OH को कहाँ पे रखेंगे, इक्वेटोरियल पे। तो यहाँ आ गया H और ये आ गया H। क्लियर। और अब देखिए 1 2 3, अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये 1 3 हो गया। अब देखो बल्कि ग्रुप सेम साइड का मतलब बोलो क्या हो गया, सिस। सिस का मतलब ये कहाँ पे जाएगा, CH2OH इक्वेटोरियल, और ये कहाँ जाएगा, एक्सियल। क्लियर। तो ये मेरे पास में बीटा डी ग्लूकोज की चेयर फॉर्म बन गई। और कैसे बनाई आप लोगों को समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे मेरे जो बल्कि ग्रुप्स हैं, बल्कि ग्रुप मेरे सारे के सारे बोलो कहाँ पे रखे हुए हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखने की वजह से इनके बीच में पर्याप्त स्थान होता है और स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती। इस वजह से ये संरचना क्या होती है, स्थायी। क्लियर। और ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अब देखिए अब मैं किसकी स्ट्रक्चर बना देती हूँ, अल्फा की। और अपन को पता है कि जो मेरा अल्फा ग्लूकोज होता है उसमें केवल जो मेरा फर्स्ट कार्बन होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, और ये होता है OH एंड H। क्लियर। तो अब मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देती हूँ, यहाँ कौन बिठा देती हूँ, H, और यहाँ किसको बिठा देती हूँ, OH। क्लियर। बोलो किसी को कोई दिक्कत। तो अब ये मेरा बोलो कौन बन गया, अल्फा ग्लूकोज। तो ये इनके हो गए चेयर फॉर्म्स। आप लोग ध्यान में रखेंगे। थैंक यू।